हमारी जिंदगी कितनी प्यारी है। बस हमारे घोंसले में एक चीज की कमी है कि हमारे घोंसले में कोई छोटा बच्चा नहीं है। ना जाने भगवान हमारी कब सुनेंगे और हमारे घोंसले में कब एक छोटा बच्चा देंगे। फिर हमारी सारी खुशियाँ पूरी हो जाएंगी और हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा तो अपने गाजर के खेत में पानी दे रहा था और अपने खेत की देखभाल कर रहा था। तभी वो भी घर आ जाता है। वो थका हुआ था लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर प्यार नजर आ रहा था। तब वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी देखो, मैं खेत में काम करके आया हूँ और तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? टुनटुनी, मैं अपने गाजर के बीज खेत में अच्छे से लगा कर आया हूँ। तुम देखना, इस बार हमारी गाजर की फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ टुन्नू जी, हम मेहनत से और फसल करके खेत में अपना पेट तो भर लेते हैं, लेकिन टुन्नू जी हम अपना दिल कैसे भरे? काश भगवान हमें गंडा दे देते जो हमारी जिंदगी में रंग भर देता। टुनटुनी, ये सब वक्त का खेल है। शायद ऊपर वाला अभी हमें ये खुशी देना ही नहीं चाहता हो। टुनटुनी, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। टुनटुनी चिड़िया तो टुन्नू की ये बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही शाम को दोनों पति पत्नी अपनी गाजर की फसल देखने के लिए खेत में आते हैं। वहीं पास में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ बैठा था और उन दोनों को देख रहा था। तब कालू कहता है, ये दोनों पति पत्नी तो अपने प्यार मोहब्बत में ही डूबे रहते हैं, पर हमें इससे क्या? हमें तो बस कैसे भी करके इसकी फसल चोरी करनी है, ये गाजर की, और फिर उससे हमें अपना पेट भरना है। मैं भी देखता हूँ ये टुन्नू हमें कैसे रोकता है। ये कहकर कालू कौवा तो अपनी चोंच से काव काव करने लगता है, जिससे टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा को इशारा मिल जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, लगता है टुन्नू जी ये कालू कौवा कुछ गलत करने की सोच रहा है। मुझे इसका ये काव काव करना बिल्कुल भी शुभ नहीं लगता। हाँ टुनटुनी, पर तुम चिंता मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ हमारी फसल को कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रात भी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा तो अपने घोंसले में गहरी नींद में सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा तो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ टुन्नू चिड़ा की गाजर की फसल चुराने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया की आँख खुल जाती है और वो उठ जाती है। सुनिए टुन्नू जी, उठिए, देखिए हमारे खेतों से आवाज आ रही है। शायद लगता है कि कोई हमारी फसल खराब कर रहा है। तुम रुको टुनटुनी, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर टुन्नू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया अपने गाजर के खेत में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ उसके खेत से गाजर चोरी कर रहा था। अरे तुम ये क्या कर रहे हो कालू? हमारी गाजर की फसल क्यों चोरी कर रहे हो? अरे टुनटुनी टुन्नू, तुम्हारी कोई औलाद तो है ही नहीं, फिर तुम्हारी इस फसल का क्या होगा? और तुम्हारा ये खेत तुम्हारे किस काम का? तुम्हारी फसल हमारे ही तो काम आएगी। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों को भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो भागते नहीं है। तब कालू कौवे की टुन्नू चिड़ा से लड़ाई हो जाती है। वो उसे बहुत मारता है। टुन्नू जी आप ठीक तो है ना? कालू सुंदरी, तुम दोनों बहुत दुष्पक्षी हो। तुम में शर्म नाम की चीज बची है या नहीं? कितनी बुरी तरह तुमने टुन्नू को घायल किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को घर ले आती है। अब क्या होगा टुन्नू जी? हमारी फसल तो खराब हो जाएगी। वो कौवे हमारी फसल बर्बाद कर देंगे। अब क्या होगा? ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह टुन्नू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया दोनों अपने घर के बाहर बैठे थे। तभी वहाँ जिगरबाज आता है और वो उनसे कहता है, टुन्नू, मैंने तुम्हारी गाजर की फसल की ये हालत देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है जिगरबाज आपकी? मुझे तुम्हारी गाजर की फसल में से पूरा आधा हिस्सा चाहिए, तभी मैं कौवे को भगाने में तुम्हारी मदद करूँगा।
हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम भी वही करोगे जो कालू कौवे और सुंदरी कौवी ने किया है। तुम सब हमारी मेहनत का फायदा उठाना चाहते हो। देखो टुनटुनी, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, वरना वह कालू सुंदरी तो तुम्हारी गाजर की फसल को उजाड़ ही देंगे। ये कहकर बाज तो वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा तो सोच में पड़ जाते हैं कि वो दोनों करे तो क्या करें। तब टुन्नू कहता है, टुनटुनी, मुझे लगता है कि हमें अपनी खेत की फसल को और खेत को बचाने के लिए उस बाज की शर्त को मान लेना चाहिए। नहीं नहीं टुन्नू जी, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। हमने बहुत मेहनत की है। हम अपनी फसल और खेत को खुद बचाएंगे। और वैसे भी वो बाज तो मांसाहारी है, फिर उसे हमारी गाजर की फसल की क्या जरूरत है। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा जिगरबाज के पास जाते हैं और उससे सवाल करते हैं। बाज भाई, आप तो मांसाहारी हैं, तो फिर आपको हमारी गाजर की फसल की क्या जरूरत है। क्यों ना आप उस सुंदरी कौवे, उस कालू कौवे का ही शिकार कर लो। ऐसे आपका फायदा भी हो जाएगा और हमें भी हमारी फसल मिल जाएगी। जिगरबाज को टुनटुनी चिड़िया की बात समझ में आ जाती है। फिर वो तीनों मिलकर योजना बनाते हैं। रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी कौवी और कालू कौवा तो टुन्नू के खेत में फिर से आने की योजना बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने खेत के आगे जाल बिछा देते हैं। जैसे ही कालू और सुंदरी वहाँ आते हैं तो वो उस जाल में फंस जाते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे टुन्नू, छोड़ो मुझे टुन्नू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमारे साथ धोखा किया है तुमने टुन्नू। टुनटुनी, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हम दोनों को। वो कालू कौवा ऐसे चिल्ला रहा था गुस्से में। तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, नहीं नहीं कालू कौवे, ये कोई धोखा नहीं है। ये हमारी मेहनत और हिम्मत की जीत है। अब तुम मेरे खेतों से दूर रहो। तभी वहाँ जिगरबाज आ जाता है। वो उन दोनों पर हमला कर देता है। वो दोनों तो जिगरबाज से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जिगरबाज तो शक्तिशाली था। वो उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश होते हैं और वो खुशी खुशी अपनी गाजर की खेती करने लगते हैं। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं। सुनहरी बेटा, हम नदी पार वाले जंगल जा रहे हैं। मैंने बहुत सुना है वहाँ पक्षियों की अच्छी बसावट है। मम्मा, क्या हमारा वहाँ पर घर है जहाँ हम जाकर आराम से रह सके। नहीं नहीं बेटा, हमारा कोई घर नहीं है। मैं पहली बार जा रही हूँ, पता नहीं हमारा गुजर बसर कैसे होगा। मुझे तो बस यही चिंता है। ऐसे बातें करते हुए दोनों माँ बेटी नदी पार वाले जंगल पहुँच जाती है। टुनटुनी चिड़िया दूर से देखती है तो उसे एक ढाबा दिखाई देता है जिसके मालिक दो कौवे पति पत्नी थे। सुंदरी, जल्दी चाय बनाओ और पकोड़े भी लाओ, ग्राहक कब से बैठे हैं। बस 2 मिनट में बनाती हूँ, आप जल्दी से दूध लाएं। आज का सारा दूध खत्म हो गया है। अरे सुंदरी, अगर मैं चला गया तो बाहर टेबलों की सफाई कौन करेगा। गंदे बर्तन भी धोने हैं, कितना काम पड़ा है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बोलती है, सेठ जी, आप जाकर दूध लाएं। बर्तन साफ मैं कर दूंगी और टेबलों की भी सफाई भी कर दूंगी। ग्राहक कब से बैठे हुए हैं। फिर कालू कौवा दूध लेने चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया टेबलों की सफाई करती है और कुछ देर बाद कालू कौवा दूध लेकर आता है। पति जी, ये चिड़िया क्या जान पहचान वाली है। अरे नहीं नहीं, मैं इसको नहीं जानता। मैं भी तुम्हारी तरह पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि वो चिड़िया आखिर है कौन। कोई भी हो, काम तो बहुत अच्छे से किया है। और वैसे भी मैं कई दिनों से काम वाली की सोच रही थी, तो बस इस चिड़िया से ही बात कर लेती हूँ। कालू कौवा और सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ पर कहाँ से आई हो। मालकिन जी, मैं बेघर हूँ। ये मेरी बेटी सुनहरी है, यहाँ हम रहने आए हैं। तो इसका मतलब तुम यहाँ पर नहीं आई हो और घर भी नहीं है तुम्हारे पास। तो अब कहाँ रहोगी तुम। मालकिन, आपकी बड़ी कृपया होगी। आप मुझे यहाँ पर काम पर रख ले। आप जो देंगे मैं वही ले लूंगी।
ठीक है, आज से तुम यही काम करोगी। और रही बात रहने की, तो तुम हमारे घर में रह सकती हो। ऊपर वाले कमरे का घोंसला खाली है। ये बात सुनकर माँ बेटी बहुत खुश होती है और उन कौवे के साथ उनके घर जाते हैं। मम्मा, ये कौवे अंकल और आंटी कितनी अच्छी है। आपको काम भी दिया और रहने को घर भी। हाँ बेटा, मेरी सारी चिंता पल भर में दूर हो गई। ये सच में भले पक्षी है। कालू, मैंने कई काम वालियों से बात की है, सब 12-12 हजार मांग रही थी और टाइम 9 बजे से 5 बजे तक। सुंदरी, हम इस टुनटुनी चिड़िया को 3,000 रुपए ही देंगे और सुबह होते ही काम पर ले जाएंगी। और हाँ, रात होने तक खूब काम करवाएंगी। अच्छा हुआ जो ये चिड़िया हमारे पास आई, कहीं और चली जाती तो न जाने क्या होता। इस तरह से कालू और सुंदरी भी बहुत खुश होते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। चिड़िया, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रहा हूँ, तुम मेरे लौटने तक दुकान में झाड़ू पोछा सब कर देना। ठीक है सेठ जी, मैं सब कर दूंगी, आप चिंता न करें। फिर कालू कौवा सब्जी लेने चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपना काम शुरू कर देती है। इस टुनटुनी चिड़िया की बेटी काफी देर से खाली बैठी हुई है, उससे भी थोड़ा काम करवा लेती हूँ। अरे ओ सुनहरी बेटा, जरा नीचे तो आना। सुंदरी कौवी सुनहरी को नीचे बुलाती है। वो तो एक ही आवाज में नीचे आ जाती है। सुनहरी बेटा, मैं लेट हो रही हूँ, ढाबे पर भी जाना है और देखो घर का काम कैसे फैला हुआ है। क्या तुम ये सब कर दोगी? इस घर को साफ कर देना। ठीक है आंटी जी, मैं सब कर दूंगी, आप जाएं। फिर सुंदरी कौवी घर से निकल जाती है। सुनहरी पूरे घर में झाड़ू लगाती और पोछा लगाती है। वो बुरी तरह से थक गई थी क्योंकि सुनहरी को ये सब काम करने में 2 बज चुके थे। शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब घर आती है तो सुनहरी चुपचाप अपने घोंसले में लेटी हुई थी। अरे सुनहरी बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम तो इतनी जल्दी कभी नहीं सोती। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस नींद आ गई है। अरे वाह कालू जी, हमारी तो लॉटरी लग गई। अब हमारे घर के काम की भी चिंता खत्म, क्योंकि आज घर के सारे काम वो सुनहरी करेगी। हाँ सुंदरी, ढाबे पर भी मजा ही आ गया। लग ही नहीं रहा कि मैं काम करके आया हूँ। सारा काम तो वो टुनटुनी चिड़िया कर लेती है। इस तरह से दोनों माँ बेटी खूब काम करती है। एक दिन सुंदरी सुनहरी से बोलती है, सुनहरी, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धो देना, मुझे ढाबे पर जाना है। आंटी, आप रोज रोज मुझसे सारे काम करवाती हो। मैं अब आगे से कोई काम नहीं करूँगी। तेरी चोंच नोच लूंगी। जो एक बार और बोला तो ये घर क्या तेरे बाप का है जो तू यहाँ फ्री में रहेगी? अगर काम नहीं करोगी तो तुम माँ बेटी को घर से निकाल दूंगी, फिर भटकना यहाँ वहाँ। नहीं नहीं आंटी, हमें घर से ना भगाना, मैं करूँगी। मैं आपके सारे काम करूँगी, आप जो बोलोगी अब से वही करूँगी। इतना बोलकर सुनहरी कामों पर लग जाती है। सुंदरी उससे बहुत काम करवाती। लगातार काम करने से सुनहरी दुबली हो गई थी। एक दिन सुनहरी की हालत बहुत खराब थी। टुनटुनी चिड़िया वैद्य को बुलाती है। देखिए चिड़िया, छोटी बच्ची से काम बिल्कुल ना करवाएं, पौष्टिक पौष्टिक भोजन खिलाएं। इतनी कमजोर हो रही है आपकी बेटी। वैद्य जी, पहले तो ये स्वस्थ थी, पता नहीं अभी दिन पर दिन कमजोर क्यों होती जा रही है। मैं तो इससे कोई काम भी नहीं करवाती। सुनहरी बेटा, आपको कोई चिंता है जो आप अपनी मम्मा को नहीं बताती? चलो अब सब खुलकर बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मा से कुछ भी नहीं छुपाते बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर सुनहरी चिड़िया टुनटुनी को सब बताती है। माँ, वो सुंदरी आंटी अच्छी नहीं है, वो बुरी है। आपके जाने के बाद वो सारा काम मुझसे करवाती है। एक दिन मैंने मना कर दिया तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे डरा दिया और फिर घर से निकालने की भी धमकी दी, इसलिए मैं चुप रही माँ। हाँ बेटा, आप सही बोल रही हो, वो अच्छे पक्षी नहीं है, उनको किसी पर दया नहीं आती। उन्होंने बस हमें अपने फायदे के लिए घर में रखा है। हम आज यहाँ से चले जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपना सारा सामान बांधकर कालू कौवे के घर से जाने लगती है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? सुंदरी मालकिन, मैंने अपना घर ढूंढ लिया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन टुनटुनी चिड़िया, तुम काम पर तो आओगी ना? नहीं नहीं मालकिन, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी, अब मैं चलती हूँ।
इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी जंगल में जाकर अपना फलों का घर बनाती है और उस फलों के घर में अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया गांव में सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी बेचकर टुनटुनी चिड़िया के पास कुछ न कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे। उन्हीं पैसों से टुनटुनी अपना घर चला रही थी। टुनटुनी की एक बेटी थी जिसका नाम सुनहरी था। सुनहरी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। टुनटुनी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर दे। टुनटुनी चिड़िया की पड़ोसन सुंदरी कौवी बहुत अमीर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। उसका एक बेटा जग्गू भी था। वो गरीब पक्षियों से नफरत करती थी। वही टुनटुनी जब सब्जी बेचने जाती तो वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते। टुनटुनी बहन बहुत अच्छा करती हो जो यहाँ सब्जी बेचने आ जाती हो, वरना हमें बाजार तो बहुत दूर पड़ता है। तुम सब्जी ले आती हो, इसी वजह से हमें बाजार नहीं जाना पड़ता। अच्छा, मुझे 1 किलो मटर और 1 किलो भिंडी दे दो। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अभी दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया मेहनती होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी थी। टुनटुनी अपनी बेटी के आने से पहले सारी सब्जी बेचकर घर चली जाया करती थी। सुनहरी को जग्गू के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन सुंदरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, बेटा, मुझे तेरा उस गरीब सुनहरी के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तू आज के बाद उसके साथ नहीं खेलेगा। तभी सुनहरी बाहर ये सब कुछ सुन रही थी। सुनहरी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोती हुई अपने घर चली जाती है। अरे सुनहरी मेरी बेटी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं आते हुए रास्ते में गिर गई थी, इसलिए रो रही हूँ। सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? अब तो अपनी माँ से भी बातें छुपाएगी। मैं तेरी माँ हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ गिरने की वजह से तू नहीं रो रही। माँ, गरीब होना क्या बुरी बात होती है? क्या अमीर पक्षियों के बच्चे गरीब पक्षियों के साथ नहीं खेल सकते? अरे मेरी बच्ची, ये तुझसे किसने कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। तू भी तो जग्गू की दोस्त है ना। जग्गू कितना अमीर है, लेकिन तुम दोनों की कितनी अच्छी दोस्ती है। माँ, जग्गू की माँ ही ऐसा कह रही थी। वो जग्गू से कह रही थी कि सुनहरी के साथ मत खेलना, क्योंकि वो पक्षी बहुत गरीब है और गरीबों के साथ दोस्ती रखने से उनकी बदनामी होगी। क्या सुंदरी कौवी ने ऐसा कहा? अरे मेरी बच्ची, तो रोना बंद कर। अमीरी गरीबी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे पक्षियों से दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए जो आपकी अमीरी या गरीबी देखकर आपसे दोस्ती करे। एक रोज टुनटुनी सब्जी बेचने के लिए जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी करारी सब्जी ले लो। जब सब्जी बेचकर वो वापस जा रही थी तो रास्ते में से एक पेड़ के नीचे बहुत प्यारी सी छड़ी पड़ी हुई नजर आई। अरे ये छड़ी तो कितनी प्यारी है। मेरी बच्ची के पास तो वैसे भी कोई खिलौना नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, छड़ी ले जाती हूँ, सुनहरी देखकर खुश हो जाएगी। टुनटुनी उस छड़ी को उठाकर ले जाती है और वो जाकर उसे सुनहरी को दे देती है। वो बहुत खुश होती है। सुनहरी उस छड़ी के साथ खेलना शुरू कर देती है। खेल खेल में सुनहरी उस छड़ी से कहती है, मेरी प्यारी छड़ी, तुम आज से मेरी दोस्त हो। जैसे जग्गू मेरा दोस्त है ना, वैसे आज से तुम भी मेरी दोस्त हो, मेरी प्यारी छड़ी। जैसे ही सुनहरी ने ये कहा, वो छड़ी बोलने लगती है, अरे मेरी प्यारी दोस्त, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। छड़ी को बोलता हुआ देखकर वो डर जाती है। तुम बोल कैसे रही हो? अरे मेरी प्यारी दोस्त, डरो नहीं, मैं एक जादुई छड़ी हूँ और मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम मेरी दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगी। तुम जिस भी चीज का मुझे कहोगी, मैं उसको सोने का बना दूंगी। फिर छड़ी अपना जादू चलाती है और सामने पड़ा हुआ मिट्टी का घड़ा वो सोने का बना देती है। सुनहरी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो फौरन अपनी माँ के पास जाती है और उसको सारी बात बता देती है। टुनटुनी चिड़िया भी जादुई छड़ी के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाती है।
जादू की छड़ी एक रात में ही उनके घर की कई चीजें सोने की बना देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो सोने की चीजें बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। माँ, हम तो कितने अमीर हो गए हैं। हमारे पास तो कितने ज्यादा पैसे आ गए हैं। जादू की छड़ी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर टुनटुनी चिड़ी उन पैसों से सब गरीब पक्षियों की भी मदद करती है, जिसे देखकर जादुई छड़ी खुश हो जाती है। अरे मेरी दोस्त, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा सोने की चीजें बनाकर दे सकती हूँ। तुम गरीबों में भी पैसे बांटो और अपने ऊपर भी खर्च करो। मेरे पास जादू की कमी थोड़ी है। जादू की छड़ी उन्हें बहुत सोने की चीजें बनाकर दे देती है। सुनहरी और टुनटुनी गांव के सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है और साथ ही टुनटुनी एक बहुत प्यारा सा घर बना लेती है। अब टुनटुनी के पास भी हर वो चीज मौजूद थी जो जंगल के अमीर पक्षियों के पास थी। सुंदरी कौवी जब देखती है कि टुनटुनी चिड़िया इतनी अमीर हो गई है तो उसके साथ दोस्ती करने के लिए चल पड़ती है। टुनटुनी बहन, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है। तुम तो गांव की सबसे अमीर चिड़िया बन गई हो। क्या कोई लॉटरी लग गई है? हाँ सुंदरी बहन, बस यही समझ लो, हर किसी पर अच्छा बुरा समय जरूर आता है। बस ये समझ लो कि हम पर अच्छा वक्त आ गया है। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। पुरानी बातें भुला दो, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। देखो सुनहरी और जग्गू तो पहले ही कितने अच्छे दोस्त थे। हम दोनों भी आज से पक्की सहेलियां बन जाती है। गांव में हर कोई हमें देखकर जल भुन जाएगा। सुंदरी बहन, माफ करना, मैं तुमसे तुम्हारा वाला सलूक तो नहीं करूंगी, मगर मैं किसी ऐसे पक्षी से दोस्ती नहीं कर सकती जो मुझसे मेरी दौलत की वजह से दोस्ती करना चाहता है। दोस्ती तो दिल से की जाती है, दौलत देखकर तो नहीं। सुंदरी कौवी ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और वो अपने घर वापस चली जाती है। टुनटुनी ने अब सुनहरी को एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था और सुनहरी दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। जादुई छड़ी ने उन गरीब माँ बेटी की जिंदगी बदल दी थी। आजकल जंगल में रोज बारिश हो रही थी। पक्षी उस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं कालू का बेटा जग्गू रो रहा था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो मम्मा। जग्गू, चुप करके सो जा। देख नहीं रहा है बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। हम भोजन लेने नहीं जा सकते। मम्मा, भूखे पेट नींद नहीं आ रही है। एक बार बोला ना, भोजन नहीं है, चुप करके सो जाओ। अरे गोरी, इसमें जग्गू का क्या कसूर? उसे इस तरह मत डांटो, बेचारा 3 दिनों से भूखा है। कालू जी, आप कैसे भी करके थोड़ा सा भोजन लेकर आए। गोरी, कल मैं गया था भोजन लेने, लेकिन हर तरफ बस पानी ही पानी है। जंगल में तो कहीं भी भोजन का नामो निशान तक नहीं है। मुझे पता था कालू जी, आप यही बोलोगे। मैं अपने बच्चे को और तड़पता नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। गोरी, ध्यान से जाना, बाहर भूखे चील भी शिकार की तलाश में होंगे। तो क्या करूँ? चील के डर से ना जाऊँ? मरूं या जीऊं, मुझे अपने बेटे के लिए जाना ही पड़ेगा। गोरी कौवी अपनी जान की परवाह न करते हुए तेज बारिश में निकल पड़ती है। उधर रानो चिड़िया के भी बच्चे भूखे थे। मम्मा, ये देखो कुकू को क्या हुआ। कुकू चक्कर खाकर गिर गया है। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर जल्दी इन्हें भोजन ना दिया तो इनकी मौत भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रानो चिड़िया कुकू के मुंह में बारिश का पानी डालती है। कुकू उठकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है मम्मा, पर मुझे भूख लगी है। हाँ कुकू बेटा, मैं जानती हूँ आपको भूख लगी है। भोजन न करने की वजह से आप दोनों को कमजोरी हो गई है। इसी वजह से आपको चक्कर आ गए। ऐसी बारिश में मैं कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊं? दूर दूर तक जंगल में पानी भरा हुआ है। तो मम्मा, क्या हम बिना भोजन के मर जाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप कुकू का ध्यान रखना। मैं भोजन ढूंढने जाती हूँ। बच्चों, तेज बारिश हो या आंधी तूफान, मुझे भोजन ढूंढने जाना ही पड़ेगा। रानो चिड़िया भी भोजन ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक भूखा चील पकड़ लेता है। हो गया मेरे भोजन का इंतजाम, हो गया। कितने दिनों से इस बारिश की वजह से मैं भूखा था, लेकिन आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे के लिए भोजन ढूंढने आई थी।
चुप, एकदम चुप। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आज तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगा। उसी समय भोजन ढूंढते हुए गोरी कोवी उधर से गुजर रही होती है। तभी वो रानो चिड़िया को चील के जंगल में फंसा हुआ देख लेती है। अरे बाप रे बाप, मुझे इस चिड़िया को बचाना होगा। मुझे लगता है चिड़िया भी इस बारिश में अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी और इस जालिम चील ने इसे पकड़ लिया होगा। गौरी कौवी झट से एक मोटी लकड़ी से चील के सिर पर वार करती है। वो चील कौवी के वार को सहन नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी गौरी कौवी और रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गोरी बहन, मैं ठीक हूँ। अगर आप समय पर नहीं आती तो मैं आज चील का खाना बन गई होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोरी बहन। आपका यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जान बचाकर मेरे बच्चों पर उपकार किया है, मुझे नया जीवन दान दिया है। रानो चिड़िया, अब इतनी भी मेरी तारीफें ना करो। अरे बाप रे बाप, मैं तो भूल ही गई, मैं भोजन लेने आई थी। मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा है। गौरी बहन, भोजन लेने तो मैं भी आई हूँ। बच्चों को कमजोरी से चक्कर भी आने लगे हैं। चलिए हम दोनों साथ साथ भोजन ढूंढते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रानो चिड़िया गौरी को रोकती है। गौरी बहन, रुके रुके, ये देखें, यहाँ इंसानों का टेंट लगा पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है हमें खाने के लिए यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वो दोनों खाना ढूंढने लगती है। तभी रानो चिड़िया को वहाँ मैगी पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे गौरी बहन, ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी मैगी पड़ी है। तभी गौरी कौवी उस मैगी को खाने लगती है। अरे रानो बहन, ये मैगी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। चलो इस मैगी को अपने बच्चों के लिए ले चलते हैं, वो इसे खाकर बहुत खुश होंगे। ये कहकर वो दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत सारी मैगी ले जाती है और अपने बच्चों को वो मैगी खिलाती है। मैगी खाकर रानो चिड़िया के बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है। आप जानती हैं कितने दिनों बाद मैंने पेट भर का खाना खाया है। हाँ माँ, कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ, मेरा मन शाम को मैगी के कुरकुरे पकौड़े खाने को कर रहा है। क्या आप हमारे लिए मैगी के पकौड़े बना दोगी? हाँ बच्चों, मैं शाम को तुम लोगों के लिए मैगी के पकौड़े बना दूंगी। फिर रानो चिड़िया शाम को मैगी के पकौड़े बनाती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। माँ, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। इस बारिश के मौसम में आप मैगी के पकौड़े बनाकर पक्षियों को क्यों नहीं बेचती? माँ, मुझे विश्वास है ये मैगी के कुरकुरे पकौड़े सब पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। इस तरह आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रानो बहुत खुश होती है। हाँ गुड़िया बेटी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूँगी। जंगल में मैगी के कुरकुरे पकौड़े बनाकर बेचूंगी। बारिश रुकने के बाद रानो चिड़िया मैगी के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म मैगी के पकौड़े ले लो। जो एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। रानो की आवाज सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे रानो बहन, इन मैगी के पकौड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट लगाना तो सही। अरे हम भी तो चक्कर देखें, आखिर ये मैगी के पकौड़े कैसे हैं? जी तोते भैया, क्यों नहीं, मैं अभी आपको एक प्लेट मैगी के पकौड़े देती हूँ। वो मैगी के पकौड़े खाकर हरिया तोता उनकी खूब तारीफ करता है। इस तरह रानो चिड़िया की मैगी के पकौड़े की दुकान खूब अच्छे से चलने लगती है। तभी अचानक से एक दिन उस जंगल में वो चील जिस पर गोरी ने हमला किया था, वो वहाँ उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। इसी जंगल में वो कौवी और चिड़िया रहती है जिसने उस दिन मुझ पर हमला किया था। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेकर रहूंगा। ये कहते हुए उसकी नजर रानो चिड़िया की मैगी के पकौड़े की दुकान पर पड़ती है। अरे ये तो वो ही चिड़िया है जिसे मैंने उस दिन पकड़ा था, पर उस दिन कौवी ने इसे बचा लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, आज इस चिड़िया से अपना हिसाब पूरा कर लेता हूँ। उस कौवी से बाद में निपट लूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया की दुकान पर जाता है और उसकी दुकान पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देता है। अरे चील भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी मुश्किल से मैंने अपना ये ठेला लगाया था। इन मैगी के पकोड़े को बेचकर ही तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। आपने मुँह गरीब के पेट पर लात मारकर अच्छा नहीं किया।
हे चिड़िया, तू चुप हो जा। मुझे मत बता क्या सही है क्या गलत है। शुक्र मान मेरा जो तेरी जान नहीं ले रहा, बस तेरा मैगी के पकौड़े का ठेला ही तोड़ा है, वो भी तुझे सबक सिखाने के लिए। ये कहकर चील वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपना टूटा हुआ ठेला देखकर बहुत रोती है। तभी गोरी कौवी वहाँ आती है। अरे रानो, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और तुम्हारा ये ठेला किसने तोड़ा? बताओ मुझे। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। रानो, उस चील की इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारा मैगी के पकोड़े का ठेला तोड़ दिया। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगी, उसे इस गलती की सजा जरूर दूंगी। तू इस तरह हिम्मत मत हार। ये कहकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उस चील के सारे जुल्मों के बारे में बताती है। तभी रानो चिड़िया कहती है, पक्षियों, आज उसने मेरा ठेला तोड़ा है, कल को वो आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह हम उसके सामने घुटने नहीं टेक सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है जिसमें आप सबको मेरी मदद करनी होगी। फिर रानो सब पक्षियों को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर वो सब रानो का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो चील गौरी को ढूंढता हुआ फिर से उस जंगल में आता है। तभी वो चील गौरी को नदी पर पानी पीता हुआ देखता है। जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो रानो चिड़िया के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, निकालो इस जाल से, निकालो मुझे, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। चील भैया, अब भूल जाओ कि तुम कभी इस जाल से बाहर निकल पाओगे। ये तुम्हें तुम्हारे गलत कर्मों की सजा मिल रही है। इस तरह वो चील उस जाल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। वहीं रानो चिड़िया जंगल में मैगी के पकौड़े बेचकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो। मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है चिड़िया, तो फिर तुम चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। कश्मीर के एक जंगल में दो पति पत्नी रहा करते थे। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। तब उनमें से 2 प्यारी प्यारी बेटी निकलती हैं, जिन्हें देखकर टुन्नू चिढ़ा नाराज हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, अब इन बेटियों को बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा और एक दिन ये अपने ससुराल चली जाएंगी। फिर बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? अरे आप नाराज क्यों होते हो? अगली बार हमारे घर में बेटा आ जाएगा। देखो तो हमारी ये दोनों बेटियां कितनी प्यारी हैं। आप इन बेटियों को एक बार गले से तो लगा लो। लेकिन टुन्नू को तो बेटा ही चाहिए था। वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ महीने बाद रानो चिड़िया फिर से एक अंडा देती है। पता नहीं इस बार अंडे से बाहर बेटा आएगा या फिर बेटी। हे भगवान, इस बार मुझे बेटा ही देना। मेरी विनती सुन लेना भगवान। रानो को इसी की चिंता सताने लगती है और वो काफी कमजोर पड़ गई और बीमार भी पड़ गई। जब इस बात का पता उसकी सहेलियों को चलता है तो वो उससे मिलने उसके घर आती हैं। रानो, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? और तेरी बेटियां भी बहुत कमजोर हैं। किस बात की चिंता सता रही है तुझे? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे किस बात की चिंता सता रही है। 2 बेटियों की वजह से तुम्हारे जीजा जी मुझसे बहुत नाराज हैं। बस मुझे यही चिंता सता रही है कि कहीं अगर इस अंडे से भी चिड़िया बाहर आ गई तो मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? और मेरे पति ने तो कह दिया है कि इस बार तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। रानो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू चिंता मत कर, हम जीजा जी को समझाएंगे। तू अपना और अपनी इन बच्चियों का अच्छे से ध्यान रखो। ये कहकर उसकी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नू घर आता है। तब रानो के अंडे से एक और बेटी निकलती है, जिसे देखकर टुन्नू रानो को और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं इन 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। हे भगवान, अगर सब अपनी बेटियों से नफरत करते हैं तो आपने इन बेटियों को बनाया ही क्यों है? क्या हर बेटी को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ती है? अगर आज मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी ताकि उन्हें भी मेरी तरह दुख ना झेलने पड़े।
रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर खुले आसमान के नीचे एक पेड़ पर कच्चा मिट्टी का घोंसला बनाकर रहने लगती है। तभी अचानक से वहाँ दो बादल आ जाते हैं और जोर से बारिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से रानो चिड़िया मिट्टी का घोंसला पानी में ढह जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। ये सब देखकर बबलू बादल को बुरा लगता है और वो अपने दोस्त कालू बादल से कहता है, अरे यार कालू, हमारी वजह से वो नन्ही चिड़िया और उसके बच्चे बेघर हो गए। देखना कैसे बारिश की वजह से उसका मिट्टी का घोंसला बह गया। अरे यार बबलू, इसमें हमारी क्या गलती? हमारा काम तो बरसात करना है। इन पक्षियों को ही अपना घोंसला पहले से मजबूत बनाना चाहिए। चल अब यहाँ से, हमें कहीं और जाकर भी बरसना है। वहीं बेबस रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम तीनों यही पेड़ की डाल पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन और घोंसले का इंतजाम करती हूँ। फिर रानो घोंसले बनाने के लिए तिनके ढूंढने लगती है। तभी कुछ दूरी पर उसे जमीन पर थोड़ा भोजन दिखाई देता है। जैसे ही वो भोजन के पास आती है, तभी पीछे से एक चील आकर रानो पर हमला कर देता है, जिसमें रानो बहुत घायल हो जाती है। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो, मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है, यही बात है तो तू जा, मैं तुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर रहा हूँ, पर जल्दी आना अपने बच्चों को भोजन देकर। मैं तब तक यहाँ तेरा इंतजार करता हूँ, और याद रखना, अगर तू वापस नहीं आई तो मैं तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को भोजन देने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में बबलू बादल मिलता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, और तुम्हारी ये हालत किसने की, बताओ मुझे। बादल भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे मेरी तीनों बेटियों के साथ घर बाहर निकाल दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए जैसे तैसे करके एक मिट्टी का कच्चा घोंसला बनाया, पर वो भी तेज बारिश में बह गया। मैं अपने बच्चों को पेड़ की डाल पर छोड़कर नया घर बनाने के लिए तिनके लेने गई थी। तभी उस दुष्ट चील ने मुझ पर हमला कर दिया। अब भी मैं उस चील से कुछ समय की मोहलत लेकर अपने बच्चों को ये भोजन देने और उनसे अलविदा कहने जा रही थी। ये सब सुनकर बबलू बादल बहुत दुखी होता है। रानो बहन, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा वो मिट्टी का घर बह गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कच्चे घर में तुम अपने बच्चों के साथ रह रही हो, वरना मैं वहाँ कभी बारिश नहीं करता। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रानो, मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई फलों का घर दूंगा, जिसमें तुम अपनी तीनों बेटियों के साथ आराम से रह सकोगी। ये कहकर बादल रानो चिड़िया को जादुई फलों का घर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। वो घर तरह तरह के फलों से मिलकर बना होता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये जादुई फलों का घर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ चील जंगल में रानो का इंतजार करते हुए थक गया और गुस्से में उसे ढूंढने के लिए निकल गया। इस चिड़िया ने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, अब मैं इसे और इसके बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी दूर चलते ही चील को एक फलों का घर दिखाई देता है। अच्छा, मुझे लगता है इसी घर में वो चिड़िया रहती है, अब मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। ए चिड़िया, मैं जानता हूँ तू इसी फलों के घर में रहती है, इसलिए अच्छा रहेगा तू खुद घर से बाहर निकला, वरना मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। चील, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस घर से बाहर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, मैं तेरे घर को ही तोड़ दूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया के जादुई फलों के घर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरता है। अरे अरे क्या, अरे मर गया रे, अरे भागो यहाँ से। ये कहकर वो चील डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर इस तरह से रानो चिड़िया बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। आ जाओ सब लोग, खाना बन गया है। माँ, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है खाने में? तुम लोगों के मनपसंद दाल चावल। माँ, आज तो खाने में दाल चावल है। माँ, दाल चावल तो बहुत महंगे हैं, तो आपने दाल कैसे खरीदी? आज जब मैं आम बेचकर घर आ रही थी तो वो रास्ते में एक बहुत बड़ा घर बन रहा था। वहाँ पर एक मजदूर की कमी थी। लकड़ी उठाने के लिए मैं चली गई। लकड़ी उठाने के बदले मुझे 100 रुपए मिले थे, तो उसी से मैं तुम लोगों के लिए दाल चावल ले आई। तुम लोगों को रोज रोज सूखा खाना खाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता था। माँ, हम तो सूखा दाना खाकर भी खुश हैं। आपको हमारे खाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जिस उम्र में आपको आराम करना चाहिए, उस उम्र में आप हम लोगों का पेट पालने के लिए कितनी मेहनत करती है। पगली, मैं मेहनत नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। रानो अपनी 5 बेटियों को खाना परोसती है और एक प्लेट में खाना लेकर आंगन में लगे बड़े से आम के पेड़ के पास जाती है। मेरे प्यारे आम के पेड़, देख आज मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये दाल और चावल हैं। देखते देखते तू कब इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तू भले ही एक मामूली आम का पेड़ है, लेकिन मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। रानो चिड़िया खाने की थाली को उस पेड़ के पास रखकर पेड़ पर प्यार से पंख सहलाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया जिस दिन से उस जंगल में आई थी, तब से ही रानो ने इस आम के पेड़ को बड़े प्यार से सींचकर बड़ा किया था। रानो चिड़िया आम के पेड़ से आम लेकर बाजार में उसे बेचकर अपना और अपने बेटियों का गुजारा करती थी। एक दिन आप खाना छोड़कर यहाँ इस पेड़ को पानी दे रही हो। अगर एक दिन पानी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? बेटी, पेड़ों में भी हमारी तरह जान होती है, इसीलिए समय समय पर इन्हें पानी देना चाहिए। हम तो भूख लगने पर खाना मांगकर खा लेते हैं, लेकिन ये तो बेजुबान होते हैं। इन्हें कोई तकलीफ होगी तो हमें कैसे बताएंगे? माँ, आप तो इस आम के पेड़ को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हो। रानो चिड़िया का आम के पेड़ को समय समय पर पानी देना और उसका ख्याल रखना जीवन का एक हिस्सा बन गया था। अरे घर पर कोई है क्या? कालू सेठ, तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मैंने तुझे कहा था ना, मेरे घर के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। पैर कब्र में लटक रहे हैं, पर जुबान तेरी कैंची की तरह चल रही है। देख, अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, अपनी जमीन को मेरे नाम कर दे। बदले में मैं तुझे अच्छे पैसे भी दे रहा हूँ। मुझे इस जमीन पर एक बड़ा सा ढाबा बनाना है। ये जमीन मेरे पति की मेहनत की कमाई की है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं बेचूंगी, समझे? चला जा यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन इस जमीन पर तो मैं कब्जा करके ही रहूँगा। इतना कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। कालू सेठ की नजर बहुत समय से रानो चिड़िया की जमीन पर थी। ऐसे ही समय गुजरता रहा और एक रात, हे भगवान, ये बिन मौसम बारिश कैसे हो रही है? अभी अभी तो पेड़ पर ताजे ताजे आम आए हैं। अगर इसी तरह बारिश और हवाएं चलती रहीं तो सारे आम खराब हो जाएंगे। लेकिन माँ, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आम खराब हो गए तो मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगी? रानो चिड़िया अपने घर में रखे एक बड़े से तिरपाल को लेती है और बारिश में भीगते हुए जाकर अपने आम के पेड़ को तिरपाल उड़ा देती है, जिससे आम बारिश और हवाओं से बच जाता है। लेकिन ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से बिजली सीधे रानो चिड़िया पर गिरती है और वहीं पर रानो की मौत हो जाती है। उसकी बेटियां अब अनाथ हो चुकी थी। उसकी बेटियां इस सदमे से अभी उभरे ही नहीं थे। तभी चलो चलो, ये रोना धोना बंद करो और मकान खाली करो। ये घर हमारा है तो हम क्यों खाली करें? चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारी पुलिस को शिकायत करा देंगे। एक नोटों की गड्डी पुलिस के मुंह पर मारूंगा ना, तो वो खुद तुम लोगों का घर खाली करवाएंगे, समझे? कालू सेठ और उसके गुंडे 5 बहनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कालू सेठ उनके घर पर ताला लगाकर चला जाता है। जिसके बाद बहनें अपने ही आंगन के बाहर बेसहारा पक्षी की तरह रो रही होती हैं।
अगर माँ होती तो हमें अपने घर के बाहर इस तरह रोना नहीं पड़ता। पहले तो भगवान ने बाबा को छीन लिया, अब हमारी माँ को भी। भगवान हमें भी अपने पास बुला लो। अब इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे? ये सब कुछ इस पेड़ की वजह से हुआ है। अगर ये आम का पेड़ हमारे आंगन में नहीं होता तो हमारी माँ घर के बाहर नहीं जाती और न ही हमारी माँ पर बिजली गिरती। ये हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, बल्कि हमारी माँ का कातिल है, कातिल। पांचों बहनें बहुत रोती हैं और उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। लेकिन जैसे आधी रात होती है तो अचानक, उठो मेरी बहनों, उठ जाओ। इतनी रात को कौन है? एक तो इतनी मुश्किल से खाली पेट में नींद आई थी, इस आवाज ने तो मुझे जगा दिया। अनजानी आवाज सुनकर पांचों बहनें उठ जाती हैं। कौन हो तुम? हमारे सामने आओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो देखती हैं कि उस आम के पेड़ से एक चमकदार रोशनी आ रही है और पेड़ बोलता है, ये मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। ये क्या? ये बेजुबान पेड़ बोल रहा है? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई आम का पेड़ हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे प्यार से सींचा है। हर दिन वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी। हमेशा उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया था, लेकिन मेरी खातिर मेरी आंखों के सामने उनकी मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज जब कालू सेठ ने तुम लोगों पर अत्याचार किया और तुम्हें घर से बेघर कर दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ? हम तो अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लेंगे, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अपना एक घर दे दो। ठीक है, मैं अपने जादू से आम के पेड़ से एक आम के घर में बदल जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये घर रात में ही रहेगा। सुबह होते ही मैं फिर से आम का पेड़ बन जाऊंगा और रात होते ही फिर से आम का घर। इतना कहते ही वो आम का पेड़ देखते ही देखते एक सुंदर से आम के घर में बदल जाता है। इसके बाद पांचों बहनें उस आम के घर के अंदर जाती हैं और आराम से रात गुजारती हैं। फिर सुबह होते ही फिर से वह आम का घर एक आम के पेड़ में बदल जाता है। एक रात, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मालिक ने दिहाड़ी भी नहीं दी है, कह रहा था कल ही दिहाड़ी देगा। वो रोज ऐसा करता है। मेहनत मजदूरी करके भी हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। इतना बोलते ही उनके सामने खाने की 5 थालियां आ जाती है। ये देखकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं और पेट भर खाना खाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक रात, ये क्या हुआ? सुबह जब आया था तो यहाँ तो आम का पेड़ था, रात में आया तो ये आम का घर। इसके अंदर तो रानों की बेटियाँ सो रही हैं। लगता है इसकी बेटियों को काला जादू आता है। कालू सेठ अपने गुंडों के साथ पांचों बहनों के आम के घर में घुस जाता है। तो तुम लोगों को जादू करना भी आता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस जमीन पर आम का घर बनाकर रहने की? कालू सेठ के इतना बोलते ही अचानक उन गुंडों के ऊपर आम की गुठली की बौछार होने लग जाती है। लगातार आम की गुठली उन पर पड़ते रहते हैं, जिससे वो सभी घायल हो जाते हैं और कालू सेठ अपने गुंडों के साथ वहाँ से भाग जाता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमारी माँ के अच्छे कर्मों की वजह से हमें ये जादुई आम का घर मिला और आज जादुई आम के घर की वजह से हम लोग बच गए। अब गुड़िया चिड़िया और उसकी बहनें उस जादुई आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जंगल में अभी भी भारी बारिश हो रही थी। कई पक्षियों के घर बह गए थे। अब रानो के पास जादुई पपीते का घर था और वो जानती थी कि उसे क्या करना है। एक एक करके वो बेघर पक्षियों को अपने पास बुलाती है।
सुनो सुनो, जो भी पक्षी बेघर हो गए हैं वो यहाँ आ सकते हैं। मेरे पास एक सुरक्षित जगह है। ये सुनते ही सुंदरी कौवी, तोता तोती और कई कबूतर भीगते हुए उसके पास आते हैं। रानो, तुम हमारी इतनी मदद कर रही हो, इसके लिए हम तुम्हारा आभार कैसे जताएं? बस एक ही बात याद रखना, हमेशा एक दूसरे की मदद करना। आज मुझे सहारा मिला है, कल तुम्हें मिल सकता है। सभी पक्षी एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। अब वे जानते हैं कि एकता में ही उनकी शक्ति है। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। सभी पक्षी अब अपने अपने घर बनाने में लग जाते हैं, लेकिन वो कभी रानो को नहीं भूलते जिसने उन्हें मुश्किल समय में सहारा दिया। रानो भी अब खुश है क्योंकि उसे पता है कि उसके टुन्नू की आत्मा उस पर गर्व कर रही होगी। माँ, मुझे लगता है कि पिताजी हमेशा हमारे साथ हैं। हाँ गुड़िया, उनका प्यार हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। कुछ दिनों बाद बारिश पूरी तरह से थम चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी धीरे धीरे अपने अपने घर वापस बनाने में लगे थे। रानो के जादुई पपीते के घर की चर्चा जंगल में हर तरफ फैल चुकी थी। क्या तुम सब जानते हो रानो चिड़िया ने हमें किस तरह सहारा दिया? ऐसे वक्त में जब हर किसी को सिर्फ अपनी चिंता थी, तब रानो ने अपने घर का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया। हाँ, उसका दिल कितना बड़ा है। शायद उसकी जगह कोई और होता तो खुद को बचाने में ही लगा रहता। रानो शर्मीली मुस्कान के साथ सबकी बातें सुनती है, लेकिन उसे लगता है कि उसने कुछ खास नहीं किया। वो तो बस अपने टुन्नू की सिखाई हुई बातों को मान रही थी। अगर टुन्नू यहाँ होते तो वो जरूर गर्व महसूस करते। गुड़िया भी अपनी माँ को देखकर खुश होती है। उसे अपनी माँ पर गर्व था। एक दिन जंगल में एक और समस्या आ खड़ी होती है। जंगल के एक कोने में सूखा पड़ जाता है और वहाँ के पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। उस हिस्से के पक्षी भी भोजन और पानी की कमी से परेशान होने लगते हैं। रानो को यह खबर मिलती है और वो परेशान हो जाती है। गुड़िया, जंगल के हमारे साथी भूख और प्यास से परेशान हैं। हमें कुछ करना चाहिए। माँ, क्या हम उनकी भी मदद कर सकते हैं, जैसे आपने बारिश में सभी को सहारा दिया था? हाँ गुड़िया, हमें कोशिश करनी चाहिए। शायद जंगल में बाकी पक्षियों की मदद से हम कुछ कर पाएं। रानो जंगल के दूसरे पक्षियों से बात करने के लिए निकलती है। रानो सुंदरी कौवी, तोता तोती, कबूतर और अन्य पक्षियों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। सभी पक्षी जंगल के अलग अलग हिस्सों से भोजन और पानी इकट्ठा करते हैं और सूखे से ग्रस्त पक्षियों की मदद के लिए पहुंचते हैं। रानो, तुमने हमें सिखाया है कि मदद करना कितना जरूरी है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे खुशी है कि हम सब एक साथ हैं। इसी तरह हम जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। एकता और सहयोग से सभी पक्षी मिलकर सूखे वाले हिस्से के पक्षियों की मदद करते हैं। एक रात जब सब कुछ शांत था, रानो अपने जादुई पपीते के घर में गुड़िया के साथ बैठी है। उसे टुन्नू की बहुत याद आती है। वो उसकी बातें और उसकी मुस्कान को याद करती है। टुन्नू, तुम्हारी सीख ने मुझे दूसरों के लिए खुला दिल रखना सिखाया। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे दिल में। माँ, पिताजी ने हमें इतना कुछ सिखाया है ना? हाँ बेटा, उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों के लिए प्यार और मदद का भाव रखना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। गुड़िया अपनी माँ के पंखों में दुबक जाती है। उसे अपनी माँ और पिताजी पर गर्व है। वो भी सोचती है कि एक दिन वो भी अपनी माँ की तरह दूसरों की मदद करेगी। टुन्नू, देखो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। अब हमारा जंगल सच में एक खुशहाल परिवार की तरह है। इस तरह रानो ने अपने साहस और दया से न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी एक नया जीवन दिया। जंगल में अब उसकी कहानी एक मिसाल बन गई है, जहां सभी पक्षी रानो के साहस और मदद को याद करते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी और बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। रानो चिड़िया का घोंसला भी कई जगह से टूटा फूटा था। ऐसे में एक दिन हरी तोता उसके घर आता है। चिड़िया बहन, आप अभी तक यहाँ बैठे हो? जल्दी से मेरे साथ चलो। अरे भैया, हमें कहाँ जाना है, पहले मुझे बताओ तो सही। चिड़िया बहन, तुम्हें नहीं पता, जंगल के महाराज जी ने सभी पक्षियों को अपने महल में बुलाया है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ कि कालू और गोरी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे। रानो चिड़िया, आप जल्दी से चलिए, मैं तो पहले ही लेट हो चुका हूँ। हरी तोते की ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी बेटी को उठाती है और महल की तरफ निकल जाती है। पक्षियों,
हमने एक प्रतियोगिता रखी है और वो प्रतियोगिता मिट्टी का घर बनाने की है। जो भी पक्षी बहुत ही सुंदर और मजबूत मिट्टी का घर बनाएगा उसे फसलों से भरा एक खेत दिया जाएगा। हाँ महाराज, हम सभी पक्षी प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मिट्टी का मजबूत सा घर बनाएंगे। ठीक है, 1 हफ्ते बाद आप सभी के घर देखने आऊंगा। तब तक आप अपने लिए मिट्टी के मजबूत से घर बनाना। गिद्ध महाराज की ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। महाराज जी, मुझे तो ये घर बनाने की प्रतियोगिता थोड़ी सी अजीब लगी है। हाँ सैनिक, तुमने एकदम ठीक ही समझा है। मैंने ये प्रतियोगिता इनाम जीतने के लिए नहीं रखी है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि सभी पक्षियों के पास मजबूत सा मिट्टी का घर हो ताकि बारिश के मौसम में वो सुरक्षित रह सके। वाह महाराज जी, आपने क्या दिमाग लगाया है। अब जंगल के सभी पक्षी इनाम जीतने के लिए मिट्टी का घर बनाकर ही रहेंगे। बस कालू, बस थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या गोरी, तुम्हें फसल से भरा खेत नहीं चाहिए जो तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? चाहिए ना कालू जी, वो खेत तो मुझे ही चाहिए। अगर हम इनाम जीत गए तो हमारे बच्चों के बच्चों को भी अनाज की कोई परेशानी नहीं होगी। गोरी, ख्वाब तो इतने बड़े बड़े देख लिए, लेकिन अभी तक थोड़ी सी भी मिट्टी जमा नहीं की। अब जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो सारी मिट्टी खत्म हो जाएगी। कालू जी, हम तो 2 हैं और वो रानो चिड़िया और कबूतर तोता, वो सब अकेले अकेले हैं, तो सबसे पहले घर तो हमारा ही बनेगा। गोरी, तुम ये मत भूलो, रानो चिड़िया की एक बेटी है और कबूतर की पत्नी। कालू जी, उस चिड़िया की गुड़िया और उस कबूतर की पत्नी लूसी तो कोई काम करती नहीं, वो तो सारा दिन घर में पड़ी रहती है। ये कहकर वो दोनों मिट्टी लेने चले जाते हैं और इधर रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रही थी। नहीं बेटा, आप अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं खुद ही मिट्टी ले आऊंगी। मम्मा, मैं किसके साथ खेलूं? मेरा दोस्त तो अपने मामा के घर गया है और अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये सुनकर चिड़िया अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है और गुड़िया भी अपनी मम्मा की मिट्टी इकट्ठी करने में मदद करती है। बेटा, आप ज्यादा मिट्टी मत लेकर आओ, आपको चोट लग जाएगी। शाम होने तक वो दोनों मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। उधर कालू और गौरी भी मिट्टी इकट्ठी करके घर ले आते हैं। गौरी, तुम बहुत बुरी हो, तुमने सारी मिट्टी मेरे ही सर पर रख दी और खुद तो खाली पंख हिलाकर आई हो। हाँ, बस इतने में ही थक गए तुम। और उस चिड़िया को देखो, वो तो अकेली है, सारा काम खुद ही करती है, कुछ सीखो उससे। हाँ गौरी, सब कुछ मुझे ही सीखने की जरूरत है, बाकी आपको तो एमए की डिग्री मिली हुई है ना। अच्छा, बस चलो, अब भोजन खाकर सो जाते हैं, घर बनाने का काम सुबह करेंगे। फिर कालू और गौरी भोजन खाकर सो जाते हैं और इधर रानो चिड़िया अपना घर बनाने में लगी हुई थी। मैं अभी से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करूंगी, तभी मेरा घर बन पाएगा। ये कहकर चिड़िया अपना घर बनाने लगती है। वो रोजाना थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाती और अपना घर बनाती। इसी तरह 1 हफ्ते का समय बीत जाता है और सभी पक्षी अपना अपना घर बना लेते हैं। चिड़िया, हम सभी पक्षियों ने मिट्टी से घर तो बना लिए, लेकिन ना जाने महाराज जी किसके घर को देखकर इनाम देंगे। बंटी भैया, महाराज इसका फैसला कल कर देंगे, आज क्यों परेशान होते हो? ठीक है चिड़िया, मैं चलता हूँ, मुझे घर में थोड़ा काम है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी नजर कालू और गौरी के घर पर पड़ती है। वो दोनों तो आपस में लड़ रहे थे। कालू जी, आपने ये कैसा घर बनाया है? ये तो अभी से कमजोर सा लग रहा है। मैं क्या करूं, मुझे जैसा घर बनाना आता था मैंने बना दिया। अगर तुम्हें इससे भी अच्छा घर बनाना आता है तो तुम खुद ही बना लो, मुझसे मत लड़ो। गोरी कौवी, घर बनाने में कालू की कोई गलती नहीं है। तुम दोनों ने बेकार मिट्टी से घर बनाया है तो ये मजबूत कहाँ से बनेगा, इसलिए तुम तो इनाम लेने के बारे में भूल ही जाओ। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। कालू जी, अब हम घर दोबारा तो नहीं बना सकते और हम इस बेकार घर से इनाम तो कभी नहीं जीतेंगे, तो मैंने कुछ सोचा है। क्या गोरी, जल्दी बताओ, तुमने क्या सोचा है? कालू जी, चिड़िया को उसके घर से निकाल देते हैं और हम उसके घर में रहते हैं, तब महाराज जी सोचेंगे कि वो घर हमने बनाया है। हाँ गौरी, ये तो बिल्कुल सही आइडिया है। मैंने देखा है चिड़िया के घर को, उसने बहुत ही मजबूती से अपना घर बनाया है, परंतु हम रानो चिड़िया को घर से निकालेंगे कैसे? बस कालू जी, आप घर पर ही रहो, चिड़िया का इंतजाम तो मैं करके आती हूँ। ये कहकर गौरी कौवी चिड़िया के पास आती है और उसे कहती है,
चिड़िया बहन मेरा बेटा ना जाने अपने मामा के घर से कहाँ गुम हो गया है। कालू जी तो सुबह से ही मेरे बेटे को ढूंढने के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं आई। गौरी बहन आप परेशान मत हो, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। कालू भैया तुम्हारे बेटे को ढूंढ लाएंगे। चिड़िया बहन अब मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, पर मुझे रात के अंधेरे में बाहर जाने में डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मेरे साथ मेरे बेटे को ढूंढने के लिए चलो। पर गौरी बहन मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो अभी सो रही है। ना मत कीजिए चिड़िया बहन, मैं आपके पास बहुत ही उम्मीदों से आई हूँ, ये सोचकर कि आप मना नहीं करेंगी, इसलिए आप अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चलिए। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। गौरी कौवी उन्हें जंगल से दूर ले जाती है और वो टूटे फूटे घर के पास आकर रुक जाती है। चिड़िया बहन हम एक बार अपने बेटे को इस पुराने से घर में देख लेते हैं, क्या पता वो रास्ता भटकते भटकते यहाँ आ गया हो। ठीक है बहन, अभी हम अंदर जाकर तुम्हारे बेटे को देखते हैं। फिर वो दोनों उस पुराने घर के अंदर जाती हैं, लेकिन गौरी कौवी बड़ी ही चालाकी से पीछे रह जाती है और रानो चिड़िया के आगे जाते ही वो बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब दोनों माँ बेटी इसी घर में मरते रहो, अब मिट्टी का घर भी हमारा और फसल से भरा खेत भी हमारा। गौरी बहन दरवाजा खोलो, आपने हमें इस घर के अंदर बंद क्यों किया है? प्लीज गौरी बहन दरवाजा खोलो। अब तो दरवाजा इनाम लेने के बाद ही खुलेगा चिड़िया, तब तक आप यहीं पर बंद रहो। ये कहकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है और घर जाकर कालू से कहती है, चलो कालू जी उस चिड़िया के घर चलते हैं। लेकिन गौरी वो चिड़िया कहाँ गई? कहीं वो वापस ना आ जाए। नहीं कालू जी, मैंने उसका पक्का इंतजाम कर दिया है, प्रतियोगिता खत्म होने से पहले वो यहाँ नहीं आएगी। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर में आकर सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। अगले दिन राजा जी सभी पक्षियों के घर देखने आते हैं और सब पक्षी उन्हें अपना घर दिखाते हैं। देखो महाराज जी, मैंने बहुत ही अच्छी मिट्टी से अपना घर बनाया है और मेरा घर बहुत ही मजबूत है। हाँ तोते, तुम्हारा घर मजबूत तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम तुम्हें इनाम दे सकें। ये कहकर गिद्ध महाराज कबूतर का घर देखने आते हैं और उसका घर भी उन्हें पसंद नहीं आता। फिर वो कालू कौवे के घर आते हैं। देखे महाराज जी, देखे मैंने कितना सुंदर और मजबूत घर बनाया है मिट्टी का। ऐसा घर आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेगा। अरे वाह गौरी कालू, आपने घर तो बहुत ही मजबूत बनाया है। वैसे देखने में तो आप दोनों बहुत ही कामचोर लगते थे। तो महाराज जी हमें इनाम में हमारा फसल का खेत दे दीजिए। गौरी बहन, इनाम देने का तो एक बहाना था, मैंने आप सबसे झूठ बोला था। क्यों महाराज जी, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? आप मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, तेज बारिश और तूफान में तिनके के घर टूट जाते थे और कई पक्षियों की मौत भी हो जाती थी, इसलिए मैंने आप सबसे पक्के और मजबूत घर बनाने के लिए झूठ बोला था। ये कहकर गिद्ध महाराज वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बातों पर गौरी कौवी को गुस्सा आ रहा था। कालू जी, अब मैं गिद्ध महाराज की कभी भी बात नहीं मानूंगी। कोई ऐसा भी बोलता है। हाँ गौरी, अब तुम उस बेचारी चिड़िया को भी उस बेकार से टूटे फूटे घर से बाहर निकालो। कालू जी आप ही जाओ, मेरी तो उस चिड़िया से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। फिर कालू कौवा चिड़िया को घर से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है और उसे गिद्ध महाराज की सारी बातें बताता है। ये तो महाराज ने बहुत अच्छा किया, इससे जंगल के पक्षियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और तेज बारिश में वो सुरक्षित रहेंगे। चिड़िया बहन, अब तुम जाओ और जाकर अपनी मिट्टी के घर में रह सकती हो और मैं और गौरी अपने टूटे फूटे घर में रह लेंगे। नहीं कालू भैया, अब तुम ही उस घर में रहो, मैं अपने लिए दूसरा मिट्टी का मजबूत सा घर बना लूंगी। ये कहकर रानो चिड़िया मिट्टी लेकर आती है और अपना घर बनाने लगती है। कुछ ही देर में उसका मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो उसमें अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चेल जी हमें छोड़ दो, चेल जी प्लीज छोड़ दो, हम आज के बाद आपके आम कभी नहीं चुराएंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। अच्छा, तो अब मैं समझा, तुम दोनों ही हमारे आम चुराते थे। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा।
ये कहकर वो दोनों चील मिलकर उन दोनों को बहुत मारते हैं। जंगल में इस समय भोजन की काफी ज्यादा कमी आ गई थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक चील भी रहता था, जिसके घर के बाहर एक आम का पेड़ था और उस पर काफी सारे आम भी लगे हुए थे, परंतु वो काफी ज्यादा कंजूस और जालिम था। वो किसी भी पक्षी को एक आम तक भी खाने नहीं देता था। रानू चिड़िया भी अपने घोंसले में भूख की सताई हुई बैठी थी। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भोजन कहाँ से लाऊंगी, और मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही है। चील भी अपने घोंसले की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और वो सीधा रानो चिड़िया के घोंसले में आकर गिरता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा चश्मा तो नीचे गिर गया और बिना चश्मे के तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा और मुझे तो अपना चश्मा भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे अपने घर चला जाता हूँ। अरे ये चश्मा तो चील जी का है, ये चश्मा मैं उन्हें दे आती हूँ। वैसे भी ये चश्मा तो मेरे किसी काम का नहीं है। रानू चिड़िया वो चश्मा लेकर चील की तरफ जाती है। कौन कौन है मेरे घोंसले के पास? कहीं कोई मेरे आम तो नहीं तोड़ रहा? नहीं नहीं, कोई आपके आम नहीं तोड़ रहा। मैं रानो चिड़िया हूँ, मुझे आपका चश्मा मिला था, मैं वही देने के लिए आई हूँ। चश्मा लाओ लाओ चिड़िया, वैसे भी बिना चश्मे के मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये लो चील जी। चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा था कि अब मेरा चश्मा मुझे कभी नहीं मिलेगा। मांगो, तुम क्या मांगती हो? तुमने मुझे मेरा चश्मा लाकर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। चील जी, 2 दिन से मैं बहुत भूखी हूँ और जंगल में भोजन भी नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे एक आम दे दे तो मेरे उससे ही 2-4 दिन गुजर जाएंगे। ये लो, तुम एक आम ले जाओ और जब ये खत्म हो जाए तो दूसरा भी ले जाना। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर रानो चिड़िया वो आम लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कालू कौवा रानो चिड़िया को अपने घोंसले में बैठा आम खाता देख उसके पास आ जाता है। ओए चिड़िया, तुमने ये आम कहाँ से लिया? जंगल में तो सिर्फ एक ही आम का पेड़ है और वो भी उस चील का। वो तो किसी को अपने आम नहीं लेने देता। फिर कहाँ से तुम ये आम लाई हो? बताओ मुझे। चील जी का चश्मा खो गया था और वो मुझे मिल गया। जब मैं उन्हें वो चश्मा देने गई तो उन्होंने मुझे आम दे दिया और ये भी कहा कि अगर ये खत्म हो जाए तो दूसरा भी ले जाना। ये सुनकर तो कालू बहुत जल जाता है। रानो चिड़िया, हम भूखे फिरे और तुम खाओ आम। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। कालू जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस बड़े चील को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। कालू जी, हम एक काम करते हैं, हम उसके घोंसले के पीछे जाकर छिप जाते हैं और जब चील अपना चश्मा उतारेगा तो हम वहाँ से आम चुराकर भाग जाएंगे। मुझे पता था कि मेरी पत्नी भूख का जरूर कोई उपाय निकालेगी। दूसरे दिन वो कालू कौवा और गोरी कौवी ऐसा ही करते हैं। वो चील के घर के पास जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। वे बहुत दिन हो गए अपने भाई से मिले हुए। अगर मैं ऐसे ही अपने आम के पेड़ को छोड़कर चला गया तो सभी पक्षी मेरे सारे आम खा जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने भाई को ये संदेश भेज देता हूँ कि वो किसी दिन आकर मुझसे मिल जाए। ये कहकर चील कुछ देर के लिए अपना चश्मा उतारकर एक तरफ रख देता है। मौका अच्छा है, धीरे धीरे जाओ और किसी तरह उस चील के पास जाकर 2-4 आम तोड़ लाओ। फिर तुरंत कालू कौवा उस चील के पास जाता है। इसे तो सच में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से 2 आम लेकर चला जाता है और घर जाकर वो दोनों मजे से आम खाते हैं। अब तो हम हर रोज ऐसा ही करेंगे और ऐसे हमें आम चुराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। रानो चिड़िया का आम भी खत्म हो गया था। चील जी ने कहा था कि आम खत्म हो जाए तो एक और आम ले जाना। मैं चील जी के पास जाकर एक और आम ले आती हूँ। फिर रानो चिड़िया चील की तरफ जाती है। चील जी, मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि आपसे एक आम ले आती हूँ। चिड़िया, तुम आम ले जाओ, परंतु मेरा एक काम है, क्या तुम उसे कर दोगी? बताएं बताएं चील जी, क्या काम है?
मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मेरा भाई आकर मुझसे मिले। मेरा भाई दूसरे जंगल में नदी के उस पार रहता है। तुम जाकर उसे मेरा संदेश दे आओ कि वो आकर मुझसे मिलने आ जाए और आम भी खा जाए। चील जी, मैं आपका संदेश दे आती हूँ। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, ये लो तुम आम ले जाओ, परंतु कभी चोरी ना करना, क्योंकि जो पक्षी आम चोरी करता है मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर रानो चिड़िया आम लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो चील के भाई के घर की तरफ जाती है। उसे उसके भाई के घर का एड्रेस पता था, इसलिए वो जल्दी वहाँ पहुँच जाती है। चील जी, मुझे आपके बड़े भाई ने भेजा है। वो आपसे मिलने के लिए बहुत उदास है और वो आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। भाई से मिलने के लिए मेरा भी मन बहुत उदास था। मैं कल आकर मिल लूंगा अपने भाई से। वहीं गौरी, कौवी और कालू तो आज भी छिपे बैठे हुए थे। जैसे ही चील अपना चश्मा उतारता है, तभी गौरी कालू से कहती है, कालू जी, 1-2 आम खाने से मेरी भूख कम नहीं होती, इसलिए आज आप ज्यादा से आम ले आना। कालू फिर से चील के आम चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों आम चुराकर वहाँ से जा रहे थे कि तभी चिड़िया उन दोनों को आम ले जाते हुए देख लेती है। तब रानो चिड़िया उन दोनों के पीछे उनके घर आती है। कालू भैया, मैंने देख लिया है कि आप दोनों चील के आम चुराते हो, ये गलत बात है। तो फिर क्या हुआ चिड़िया? अगर चील को बताया तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं छोटी चिड़िया, मुझे क्या जरूरत है आपको बताने की। मैं तो बस आपको इतना बताने आई थी कि चील भी कह रहा था जो भी चोरी करता है उन्हें उन पक्षियों से सख्त नफरत है। अगर उन्हें आपके बारे में पता चल गया तो वो आपको बहुत मारेंगे। तुम जाओ, अगर हमें मार पड़ेगी तो हम खा लेंगे, और तुम अपनी ये चोंच बंद करो। जाओ, अपने घर जाओ। फिर रानो चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और वो अपने घोंसले में बैठी आम खा रही थी कि तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे भी आम दे दो थोड़ा सा खाने को। लीजिए कबूतर भैया, आप भी खाएं कबूतर भैया। मैंने देखा कि कौवे भाई चील के आम चुरा रहे थे। अगर चील को पता चल गया तो वो बहुत मारेगा उन्हें। चिड़िया, तो कौन सा उन्हें पहली बार मार पड़ेगी? वो तो कई बार चोरियों की वजह से पिट चुके हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। रात को गौरी और कालू अपने घर में लेटे हुए थे कि गौरी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, रोज रोज चोरी करने से तो अच्छा है कि हम आज ही जाकर सारे आम तोड़ लाते हैं और फिर मेरी माँ के जंगल में जाकर मजे से आम खाएंगे। मैं भी यही सोच रहा था, हम कल ऐसा ही करेंगे। और फिर दूसरे दिन चील का छोटा भाई भी चील से मिलने आ जाता है। ओए छोटे, मेरा मन बहुत उदास था, इसलिए मैंने चिड़िया से संदेश भिजवाया था तुझे। बड़े, मेरा भी आम खाने को बहुत मन था और मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत उदास था। छोटे, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर आम खाएंगे। फिर बड़ा चील नदी से पानी पीने चला जाता है और रोज की तरह कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, आज चील जी के पास चश्मा नहीं है, लगता है कि उनका चश्मा कहीं खो गया है। कालू और गौरी को ये पता नहीं चलता कि ये तो चील का छोटा भाई है और बड़ा चील तो नदी पर पानी पीने गया है। फिर कौवा और कौवी चील के पास आते हैं। छोटा चील तो खामोश बैठा हुआ था। कौवा और कौवी वहाँ आकर आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगते हैं। उन दोनों को ऐसा करता देख छोटा चील देख लेता है और वो उन दोनों को आकर पकड़ लेता है। बेशर्म कौवो, चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चील जी, आपको चश्मे के बिना कैसे नजर आ रहा है? वो मेरा बड़ा भाई है, चश्मे वाला। तभी बड़ा चील भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों भाई कौवों को एक पेड़ से बांध देते हैं। ओए, तो जब मैं चश्मा उतारता था तो तुम दोनों मेरे आम चुराते थे। अब मैं समझा। ओए, आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम दोनों। फिर चील उन दोनों की खूब पिटाई करता है। चील जी, एक बार छोड़ दो, फिर कभी इधर नहीं आएंगे हम, हमें जाने दो। तभी रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और वो चील से विनती करके कौवों को छुड़वाती है। चिड़िया, अगर ये कौवे मुझे दोबारा यहाँ नजर आए तो मैं जान से मार दूंगा इन्हें। इन दोनों को ले जाओ यहाँ से। फिर रानो चिड़िया कौवों को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाती है।
दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई हमारे साथ जैसा करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चील का चश्मा कहाँ गिरा था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत ही लालची थी। वो किसी भी पक्षी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसने अपने खेत में अंडे की खेती कर रखी थी। एक दिन की बात है, वो अपने पति कालू से कहती है, पतिदेव जी, ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा। अंडे पकने का समय आ चुका है। अब आपको अंडे की खेती की रखवाली करनी चाहिए। अगर हमने अंडे की खेती की रखवाली नहीं की तो सारे अंडे चोरी हो जाएंगे और हमें ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करिए, वरना हमें भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ नहीं तो। ये कहकर गौरी और कालू अपने अंडे के खेत में पहुंचते हैं और अपने अंडे की खेती को देखकर बहुत खुश होते हैं। देखो कालू, इस बार अंडे की खेती कितनी अच्छी हुई है। इन अंडों को बाजार में बेचकर हम मालामाल हो जाएंगे, फिर हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तभी वहाँ रानो चिड़िया आती है और उन दोनों से कहती है, सुनो गौरी बहन, ये ले पैसे, मैंने आपके खेत से 10 अंडे तोड़े हैं अभी। अच्छा रानो चिड़िया, कितने रुपए दे रही हो 10 अंडों के तुम? गौरी बहन, 10 अंडों के मैंने आपको 50 रुपए दिए हैं। ये तो बहुत कम है चिड़िया, तुम्हें पता नहीं कितनी महंगाई हो गई है। पूरे 100 रुपए चाहिए मुझे 10 अंडों के, समझी तुम? गौरी बहन, यह तो बहुत ज्यादा है। 10 अंडों के मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकती। रानो चिड़िया, अगर ये बात है तो मुझे पैसे दो या मेरे अंडे वापस करो अभी के अभी। अब मैं अंडे कहाँ से वापस करूँ आपको? गौरी बहन, मेरे बच्चों ने तो अंडे यहीं पर ही खा लिए। ये ले अपने 100 रुपए। आज के बाद से मैं कभी आपके खेत से अंडे नहीं तोड़ूंगी। आपने तो सरेआम लूट मचा रखी है, ऐसा थोड़ी कोई करता है। ये कहकर रानो